हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 3x² - 12 का शून्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 3x² - 12 का शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए बराबर के उधर आपको 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है और जो x का मान निकलेगा वही इसका शून्यक होगा। तो यहाँ पे देखिए -12 है तो -12 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो ये +12 हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा 3x² और ये -12 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी x² बराबर क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। और 3 से 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो x² बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। लेकिन हमको यहाँ पे x का मान निकालना है तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो जब स्क्वायर बराबर के इधर आता है तो ये रूट हो जाता है तो यहाँ पे √4 हो जाएगा। और जो रूट में होता है ये प्लस माइनस दोनों में होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ x का 2 मान निकल गया, यहाँ पे देखिए x का 2 मान निकला है, एक प्लस में 2 और एक यहाँ पे माइनस में 2 निकला है। तो यही इसका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि यदि x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा + 4 बीटा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको 4 अल्फा + 4 बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में 4 कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लीजिए। तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं तो अब यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस यहाँ से बचेगा अब बीटा। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला बन गया अल्फा + बीटा और अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे बस आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x का मान नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है और b का मान यहाँ पे देख सकते हैं -3 है तो b का मान हम यहाँ पे -3 लिख दिए और c का मान कितना है 5 है, बस यहाँ पे रख दीजिए 4 और यहाँ पे देखिए माइनस है और b का भी मान किस में है माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और b का मान यहाँ पे 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4 और ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा और 3/1 का अर्थ क्या हुआ 3 ही हुआ। तो 4 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 110 130 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो ये वर्ग अंतराल दिया है इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगा दिया जाता है। तो इसमें निम्न सीमा कितना है 110 है और उच्च सीमा कितना है 130 है। तो आपको क्या करना है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ देना है और इसमें 2 से भाग लगा देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निम्न सीमा लिख देते हैं। तो
तो निम्न सीमा कितना है 110 है और उच्च सीमा कितना है 130 है। और इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे। अब ऊपर वाला जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए 110 और 130 कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और 2 से 240 कितना बार में कटेगा, तो 120 बार में कटेगा। तो हमारा वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 120 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि 3, 5, 7 का औसत ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया है इसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकाला जाता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाता है और जितनी संख्या होता है उसमें उससे भाग लगा दिया जाता है। तो हम यहाँ पे सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 3 + 5 + 7, और टोटल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3 संख्या है, तो इसमें हम 3 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 8 हो गया, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। और 3 से 15 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो हमारा औसत कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ से आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा, और थीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है, साइन है तो साइन, और थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री रख देंगे क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, और थीटा के जगह पे हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पे आपको साइन 90 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की विकर्ण 16√2 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है, और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, तो यहाँ पे 16√2 मीटर दिया है। तो वर्ग के विकर्ण से सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, फिर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, तो 16√2 मीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16√2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो √2 गुणे भुजा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √2 गुणे भुजा बराबर यहाँ पे 16√2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको भुजा का मान निकालना है, तो √2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो 16√2 मीटर, और बट्टा के नीचे यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो भुजा बराबर हमारा कितना निकल गया, 16 मीटर निकल गया। अब आपको क्या करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और भुजा कितना निकल गया, यहाँ पे देखिए 16 मीटर निकल गया। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा, और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 256 मीटर स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान निकालना है। तो किसी भी चीज का अगर हम पावर 0 कर देंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम x का पावर 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 का पावर 0 कर देंगे तो इसका भी मान 1 होगा। अगर हम 100 का पावर 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और 2 के पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हमारा 1 होगा।
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 2 के पावर 2 गुणे 5 और 2 के पावर 3 गुणे 5 का मौसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 के पावर 2 गुणे 5 और 2 के पावर 3 गुणे 5 का आपको मौसा निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका HCF कैसे निकलेगा? तो जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार होता है। तो हम यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं, और यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 कितना बार है? 3 बार है, तो यहाँ पे 2 हम 3 बार लिख देंगे। और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो फिर एक 2 कॉमन है तो यहाँ पे लिख देंगे। और फिर देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 भी कॉमन है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना निकल गया? 20 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? तो P/Q के रूप में रहता है, यानी इसको भी आपको क्या करना है? बट्टा में लिखना है। तो यहाँ से आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव कैसे हटेगा? तो यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 100 से नीचे गुणा कर दीजिए। जब 100 से इसमें गुणा करिएगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर में 134 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 100 है तो यहाँ पे लिख देंगे 100। अब इसे कटा दीजिए 2 से, तो यहाँ पे देखिए 2 छक्के 12 और 2 सते 14 और 2 से 100 कितना बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 67/50। तो यहाँ पे देखिए 1.34 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए 67/50 क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 1 होती है, इसे आपको याद रखना है। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि y इंटू 1/y प्लस 3 को सरल करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए y इंटू 1/y प्लस 3 को आपको क्या करना है? सरल करना है। तो जो ये y है इन दोनों में गुणा करेगा, तो इसे करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए y गुणे 1/y और प्लस 3 में y से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 + 3y। तो यहाँ पे सरल करने पर कितना आ रहा है? तो 1 + 3y आ रहा है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 4 = 0 का विविधकर ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विविधकर को ही विवेचक कहा जाता है और विविधकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² - 4ac होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है और यहाँ पे c का मान रखना है। तो b का मान यहाँ पे देख सकते हैं -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो -4 है तो 4 और a का मान कितना है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और c का मान कितना है? 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो -5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये +25 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और 4 एकम 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा।
तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। तो यहाँ पे 9 इसका विविध कर निकल जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 का मान निकालना है। तो पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो यहाँ पे आपको डिग्री वाला लेना है, तो हम यहाँ पे पाई का मान डिग्री में ले लेते हैं। तो यहाँ पे साइन है तो साइन, और पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, और पाई का मान कितना होगा 180 डिग्री और बट्टा 2। अब इसे कटा दीजिए, ये 90 बार में कटेगा, ये भी 90 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि 2/7 और यहाँ पे 4/7, 6/7 और यहाँ पे 8/7 का सार्व अंतर निकालें। तो सार्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। और डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 4/7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/7, और पहला पद कितना है, 2/7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/7। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे बट्टा का घटाव बना लेना है। तो 7 का लघुत्तम कितना होगा, 7 होगा, और ऊपर में हो जाएगा 4 - 2। तो यहाँ पे डी बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 2/7 निकल जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि समतल तल पर कितने अक्ष होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल तल पर कितने अक्ष होते हैं। तो एक होता है एक्स अक्ष जिसे हम भुज कहते हैं, और दूसरा होता है वाई अक्ष जिसे हम कोटि कहते हैं। और जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है यानी जहां पे कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समतल तल पर कितने अक्ष होते हैं। तो 2 अक्ष होते हैं, पहला होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि यदि cos 4x - 10 डिग्री बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे cos 4x - 10 डिग्री बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपको cos को हटाना पड़ेगा, और cos कैसे हटेगा, तो बराबर के इधर भी एक cos रहता तो cos से cos कट जाता। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे cos 90 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए cos है तो cos, 4x है तो 4x, और -10 डिग्री है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 0 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ से cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4x - 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो -10 इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी 4x बराबर 90 डिग्री और +10 डिग्री हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 4x बराबर 90 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री बट्टा 4 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना निकल गया, 25 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रैखिक समीकरण है।
जो रैखिक समीकरण होता है उसमें चर का महत्तम घात कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। और इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। और इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 + √2 कैसी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि इसमें रूट रह जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यदि म स 54 78 बराबर 6 तो ल स 54 78 बराबर क्या। यहाँ पे देखिए दो संख्या दिया है, पहला संख्या दिया है 54 और दूसरा संख्या दिया है 78, और इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना दिया है, 6 दिया है। तो बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का लौसा कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा, और गुणे क्या होता है, मौसा होता है। इसे आपको याद रखना है। पहली संख्या 54 है तो यहाँ पे 54 लिख देंगे, और दूसरी संख्या 78 है तो यहाँ पे 78 लिख देंगे। और आपको लौसा निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और मौसा कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब आपको लौसा निकालना है तो यहाँ पे देखिए 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 54 गुणे 78 बट्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बराबर के उधर लौसा बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि 9 में 78 से गुणा कर लेना है, तो यहाँ पे कर लीजिए। 9 8 कितना होगा, यहाँ पे 72 के 2, और हाथ में लगा 7, और उसके बाद 9 7 63, और 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी लौसा हमारा कितना निकल गया, 702 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको आर का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 का वर्गमूल 2, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या निकल गया। तो अब यहाँ पे आपको व्यास निकालना है। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए अब आपको 2 यहाँ पे है तो 2, और त्रिज्या का मान कितना निकला है, 2 सेंटीमीटर निकला है। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रख देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न की cos π/3 का मान होगा। cos π/3 का मान निकालिएगा, और जो भी आंसर आपका आएगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।